IBN 7 हौसला है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन सारा देश 100 खबरों में। आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ किटी बहल। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा शो जिसमें है देश भर की 100 बड़ी खबरें। तो कुछ ही मिनटों में जान लीजिए देश दुनिया का हाल। शुरुआत करते हैं सारा देश 100 खबरें। आज से गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यानी कि वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। देश विदेश से आए उद्योग जगत के बड़े नामों के साथ साथ कई देशों के शासनाध्यक्ष भी इसमें हिस्सा लेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन केरी 90 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ इसमें शिरकत करेंगे। इसके साथ ही इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा से भी शीर्ष प्रतिनिधिमंडल गांधीनगर पहुंचा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून भूटान के पीएम शेरिंग, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष जिम योंग किम की समिट में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी खुद एक दिन पहले गुजरात पहुंचकर शासनाध्यक्षों से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के मेक इन इंडिया के सपने को पूरा करने के लिए दुनिया भर के सीईओ भी जुट रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुखिया मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, रतन टाटा, साइरस मिस्त्री आदि, गोदरेज, गौतम अडानी जैसे दिग्गज निवेश की योजना लेकर गांधीनगर पहुंच रहे हैं। मेक इन इंडिया के सपने को साकार करने का काम गुजरात से शुरू हो सकता है, क्योंकि 18,000 मध्यम और लघु उद्योगों के लिए करार पर दस्तखत होने की भी संभावना है। तकरीबन 1 लाख करोड़ का निवेश आ सकता है। जापान, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों के कारोबारी भारत में निवेश का ऐलान कर सकते हैं। आज सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन से वाइब्रेंट गुजरात समिट का औपचारिक शुरुआत होगी। फिर पूरे दिन सेमिनार का दौर चलेगा। इसके अलावा ग्लोबल सीईओ कॉन्क्लेव भी होगा, जिसमें पीएम मोदी शामिल होंगे और तमाम सीईओ से बारी बारी मुलाकात करेंगे। वाइब्रेंट गुजरात समिट 3 दिन तक चलेगा। वाइब्रेंट गुजरात के विरोध में कांग्रेस ने गुजरात बंद का ऐलान किया था। इस दौरान कुछ जगहों पर तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई। पुलिस ने कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। दिल्ली के रामलीला मैदान से शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई लोक लुभावन घोषणाएं की। पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी तो 24 घंटे बिजली देंगे। इसके साथ ही बिजली कनेक्शन में पोर्टेबिलिटी की भी सुविधा मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक सबको पक्के घर का वादा भी किया। पीएम ने इन मुद्दों के साथ ही जनधन योजना, दिल्ली में पानी की समस्या से निपटने के लिए योजनाएं लाने का भरोसा दिलाया। पीएम मोदी ने नाम लिए बिना आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली में झूठ की बड़ी फैक्ट्री चल रही है। पीएम ने कहा कि दिल्ली का 1 साल जिसने बर्बाद किया उसे जनता सजा देगी। दिल्ली के रामलीला मैदान में अपनी रैली के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा भ्रष्टाचार खत्म करने की शुरुआत पीएमओ से हो चुकी है। वहीं मोदी के वादों पर कांग्रेस ने चुटकी ली। पार्टी के नेताओं ने कहा वो सिर्फ वादे करते हैं, उसे पूरा नहीं करते। प्रधानमंत्री ने दिल्ली में विकास, भ्रष्टाचार मुक्त और स्थिर सरकार के लिए बीजेपी को पूर्ण बहुमत से जिताने की अपील की। इस रैली के साथ ही देश की राजधानी में सियासी तापमान जोर पकड़ चुका है। लोकसभा और कई राज्यों में विधानसभा में करारी हार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी को मजबूत और दुरुस्त करने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। इसके तहत उन्होंने पार्टी की राज्य इकाई, स्थानीय इकाई और नेताओं को चिट्ठी लिखी है और फरवरी तक रिपोर्ट देने को कहा है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घरेलू गैस पर सब्सिडी का बोझ कम करने के लिए एक अनोखा अभियान शुरू किया है। इसके तहत वो हर रोज एक वीआईपी को सब्सिडी छोड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान के इस अभियान की वजह से वित्त मंत्री अरुण जेटली, अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी और ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने गैस पर सब्सिडी छोड़ने का ऐलान किया। भारत चीन की सीमा तक रेल लाइन बिछाने की योजना बना रहा है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा है कि रक्षा और रेल मंत्रालय मिलकर इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। दिल्ली में शनिवार को मुलायम सिंह यादव के घर पर जनता परिवार के नेताओं की अहम बैठक हुई। बैठक में एसपी, आरजेडी और जेडीयू के नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक के बाद लालू यादव और नीतीश कुमार ने बताया कि जल्द ही देवेगौड़ा और आईएनएलडी के नेताओं के साथ बैठक की जाएगी। उन्होंने बताया कि अगली औपचारिक बैठक की तारीख मुलायम सिंह यादव ही तय करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। मांझी ने कहा कि वो मोदी की तारीफ करते हैं और दोस्ती का हाथ इसलिए बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि मोदी गरीबों की बात करते हैं और वो खुद भी गरीबों में एक गरीब है।
बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने पटना में हाईकोर्ट के बाहर मजार पर चादर चढ़ाई और अपना दर्द बयां किया। उन्होंने कहा कि यहां भाई ही भाई का पैर खींचता है। बीएसपी नेता हाजी यकूब कुरैशी के खिलाफ गाजियाबाद के कविनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। पेरिस आतंकी हमले में समर्थन वाले बयान को लेकर हिंदू स्वाभिमान मंच के नेता अनिल यादव ने शिकायत दर्ज करवाई। सुनंदा पुष्कर की मौत की गुत्थी सुलझाने में लगी पुलिस की जांच और 50 मिनट की मिस्ट्री पर आकर टिक गई है। 17 जनवरी 2014 की रात 7:30 से 8:20 के बीच का राज जानने के लिए पुलिस एक डॉक्टर से पूछताछ करेगी। सूत्रों का कहना है कि 17 जनवरी को जिस दिन सुनंदा पुष्कर की होटल में मौत हुई, उस दिन थरूर ने अपने ड्राइवर को जल्द एक खास डॉक्टर को लाने को कहा, जबकि एक डॉक्टर पहले से ही होटल में मौजूद था। IBN-7 के पास मौजूद सुनंदा की डेथ रिपोर्ट के मुताबिक सुनंदा की आंखें खुली हुई थी और मुंह बंद था। डॉक्टरों की माने तो किसी शख्स के मरने के बाद ऐसी हालत तभी होती है जब उसे मौत बेहोशी के दौरान ही हो गई हो या उसकी हालत ज्यादा देर से खराब हो। इस मामले में शशि थरूर ने ट्विटर पर अपना बयान जारी किया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि वो मीडिया को दिया अपना बयान पोस्ट कर रहे हैं और अब उन्हें परेशान करना बंद किया जाए। अभिनेता संजय दत्त ने फरलो नहीं बढ़ने का ठीकरा मीडिया पर फोड़ा है। संजय ने कहा कि मीडिया की रिपोर्टिंग की वजह से उनकी फरलो खारिज हो गई। उन्होंने कहा कि वो कोई सेलिब्रिटी नहीं है बल्कि आम नागरिक है। महाराष्ट्र पुलिस में अब तक की सबसे बड़ी बगावत करने की कोशिश का सनसनीखेज मामला सामने आया है। वायरलेस विभाग में तैनात कुछ पुलिस कर्मचारी 31 दिसंबर की रात 1 मिनट के लिए पूरे वायरलेस सिस्टम को ठप करने की योजना बना रहे थे। वायरलेस सिस्टम को ठप करने की योजना नाकाम हो गई क्योंकि वक्त पर गृह विभाग को इसकी भनक लग गई थी। पूरा मामला काफी संवेदनशील था, इसलिए गृह विभाग ने इस पूरे ऑपरेशन को इतने गोपनीय तरीके से अंजाम दिया कि किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। इस ऑपरेशन के फेल होने के बाद अब बगावती पुलिसकर्मी अपनी मांगों को सक्षम तरीके से रखने के लिए आरटीआई एक्टिविस्ट की मदद से खुद का संगठन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आशंका है कि पेरिस हमले में शामिल आतंकी महिला तुर्की के रास्ते सीरिया फरार हो गई है। पेरिस की पुलिस ने यह जानकारी दी है। इस बीच अलकायदा ने फ्रांस में और आतंकी हमले करने की धमकी दी है। बेंगलुरु ब्लास्ट की जांच कर रही एनआईए को जानकारी मिली है कि हिंदुस्तान में आईसिस के लिए युवकों की भर्ती करने वाले शख्स का नाम मौलाना रहमान उर्फ सुल्तान है। भारत में आईसिस के सोशल मीडिया का काम सुल्तान ही संभाल रहा है। दक्षिणी दिल्ली के पौष इलाके बसंत कुंज में एक महिला का निर्वस्त्र शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने डीजे की नर्सरी से महिला का शव बरामद किया। महिला के गले और गुप्तांगों पर जख्म के निशान भी मिले हैं। पुलिस को शक है कि महिला की गैंगरेप के बाद हत्या की गई है। जांच में पुलिस को पता चला है कि महिला फतेहपुर बेरी इलाके की रहने वाली है और वो एक फैक्ट्री में काम करती थी। महिला की उम्र 30 साल थी और वो शादीशुदा थी। परिवार के मुताबिक शुक्रवार शाम ड्यूटी खत्म होने के बाद महिला घर के लिए निकली थी, लेकिन घर नहीं पहुंचने पर पूरी रात उसकी तलाश की गई। रात को जब महिला नहीं मिली तो परिवार वालों ने पुलिस में शिकायत की। फिलहाल इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में बीती रात एक बर्थडे पार्टी में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। बर्थडे पार्टी में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद मारपीट शुरू हुई। अलीगढ़ में बीएसपी नेता धर्मेंद्र चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जिस वक्त इस घटना को अंजाम दिया गया, धर्मेंद्र अपनी गाड़ी से निकल रहे थे। बताया जा रहा है कि जब धर्मेंद्र अपनी गाड़ी से वहां पहुंचे तभी बाइक सवार 2 अज्ञात हमलावर सामने आए और फिल्मी स्टाइल में अंधाधुंध गोलियां चलाईं। घटना के बाद धर्मेंद्र चौधरी को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शाजापुर में बीएसपी विधायक रोशन के बेटों की गुंडाई सामने आई है। मामला थाना रोजा के वर्मा नर्सिंग होम का है, जहां विधायक के बेटों ने पहले तो एक महिला की जमकर पिटाई की और बाद में उसके कान में झुमके, चेन और पर्स में रखे 5000 रुपए भी उससे लूट लिए। इस घटना की शिकायत करने जब पीड़ित महिला थाने पहुंची तो लूट का केस दर्ज करने के बजाय पुलिस मारपीट का केस दर्ज करने का दबाव बनाने लगी। बाद में स्थानीय लोगों की मदद से 5 लोगों के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। यूपी के बलिया के सधोरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर दबंग पड़ोसियों ने 50 साल के अधेड़ की लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी। स्थानीय थाना पुलिस के मृतक के भाई की तहरीर पर 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बिहार के दानापुर में पुलिस ने सेना के एक रिटायर्ड जवान को ठगी के आरोप में गिरफ्तार किया। आरोपी ने नौकरी दिलाने के नाम पर एक शख्स से 3 लाख रुपए ठग लिए थे।
पटना में एक महिला ने एक शादीशुदा शख्स पर धोखा देकर दूसरी शादी करने का आरोप लगाया। महिला ने आरोपी शख्स की पिटाई कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। झारखंड के साहिबगंज से बर्दमान धमाके के 2 और आरोपियों को एनआईए ने गिरफ्तार किया है। एनआईए रिजायुल करीम और यूसुफ शेख की तलाश बर्दमान धमाका केस में कर रही थी। कानपुर के पौष इलाके पांडुनगर में मारुति ऑल्टो कार में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है मृतक पंजाब पेंट कंपनी के केमिकल विभाग में काम करता था। घटना की जानकारी मिलने के बाद मृतक के परिजनों ने पहले तो जमकर बवाल काटा, साथ ही उन्होंने केमिकल कंपनी के मालिक पर हत्या का मामला भी दर्ज करवाया है। कानपुर की कुलसुम नाम की महिला ने आरोप लगाया कि गाजियाबाद के सनी सिंह नाम के युवक ने खुद को मोहम्मद कैफ बताकर उससे शादी की। बाद में पता चला कि वो हिंदू है। कुलसुम का आरोप है उस पर हिंदू होने का दबाव है जिसके लिए वो तैयार नहीं है। यूपी के आगरा में एक पत्नी ने रिश्तों को शर्मसार करते हुए प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। आरोप है कि महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पहले अपने पति को नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया और फिर दोनों ने मिलकर चाकुओं से उसकी हत्या कर दी। उत्तराखंड के काशीपुर में एक नाबालिग ने पड़ोसी पर रेप का आरोप लगाया। नाबालिग की मेडिकल जांच कराकर केस दर्ज कर लिया है। आरोपी शख्स अभी तक फरार है। जबलपुर के रांझी थाना पुलिस ने ड्राइवर रिंकू ठाकुर हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी मोहित गुप्ता सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने बीते 30 दिसंबर को आर्टिगा कार लूटते वक्त उसके ड्राइवर रिंकू ठाकुर की गला दबाकर हत्या कर दी थी और शव को बरगी के घने जंगलों में फेंककर फरार हो गए थे। हरियाणा के हिसार में एक पिता ने अपनी बेटी के ससुराल में जाकर उस पर जानलेवा हमला करवा दिया। दरअसल पीड़ित ने अपनी दीदी की मौत के बाद जीजा से शादी कर ली थी, जिससे उसका पिता धूप सिंह काफी नाराज था। दिल्ली एनसीआर के लोगों को आज कोहरे से राहत मिली है। हालांकि अब भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन कोहरा न होने की वजह से घर से बाहर निकलने में लोगों को कोई मुश्किल पेश नहीं आ रही। लगातार पड़ रहे कोहरे की वजह से उत्तराखंड के तराई इलाके में टमाटर की 80% फसल बर्बाद हो चुकी है। लगातार बर्बाद हो रही फसल की वजह से किसानों को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। कोलकाता में दमदम रेलवे स्टेशन के पास देसी बम फटने से हड़कंप मच गया। धमाके में कूड़ा बीनने वाले 2 बच्चे जख्मी हो गए। ये बच्चे 11 और 12 साल के हैं। बम निरोधक दस्ते ने 4 और जिंदा बम डिफ्यूज कर दिए हैं। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले में पिछले 22 साल से एक गांव ऐसा है जहां आज भी लोग बिना बिजली के ही गुजारा कर रहे हैं। 22 साल पहले आई बाढ़ ने इस गांव में तबाही फैला दी। ये बाढ़ गांव में लगे बिजली के ट्रांसफार्मर खंभे भी अपने साथ ले गई। हैरत यह है कि 22 साल गुजरने के बावजूद गांव में बिजली अभी तक बहाल नहीं हो पाई है। गांव के लोग पिछले 22 सालों से लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इनकी मांग नहीं मानी गई। अहमदाबाद में एक बिल्डिंग के प्ले एरिया में खेलते वक्त 8 साल के बच्चे को ट्रक ने कुचल दिया। ये पूरा वाकया सीसीटीवी में कैद हो गया। बच्चा खेलते वक्त अचानक ट्रक से टकराकर ट्रक के नीचे आ गया। परिवार का आरोप है कि ट्रक ड्राइवर ने बड़ी लापरवाही दिखाई। सोसाइटी के सदस्यों का आरोप है बार बार शिकायत के बावजूद बड़े वाहन सोसाइटी में आने दिए जा रहे हैं। पुलिस ने फिलहाल इसे हादसे की शक्ल देते हुए मामला दर्ज किया है। गृह मंत्रालय के निर्देश पर हैदराबाद पुलिस ने लापता बच्चों के बचाव और पुनर्वास के लिए ऑपरेशन स्माइल की शुरुआत की है। शहर में टास्क फोर्स की 11 टीमें अभियान चला रही हैं। बच्चों को तस्करी से जुड़े गैंग को पकड़ने की कोशिश भी की जा रही है। यमुना एक्सप्रेसवे पर कल शाम एक फोर्ड कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई और इसके बाद कार में आग लग गई। कार में सवार एक महिला की झुलसने से मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। रायगढ़ की मेयर बनी किन्नर मधु ने शासन से मिलने वाली एसी कार को ठुकराकर टाटा मैजिक की मांग की है। मधु का तर्क है कि कुछ वार्डों की गलियां बहुत संकरी हैं, जिसके चलते ऐसी गलियों में बड़ी गाड़ी का जाना मुश्किल होता है और इलाके के लोग भी परेशान होते हैं। संसद की स्थायी समिति ने ताजमहल की फीकी पड़ती खूबसूरती का संज्ञान लेते हुए यूपी और केंद्र सरकार के अधिकारियों को तलब किया है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद ताज ट्रेपेजियम जोन में प्रदूषण मानकों का पालन नहीं हो रहा है। माघ मेलों में संतों का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। धरने दे रहे संतों का आरोप है कि मेला प्रशासन ने उनका उत्पीड़न शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि ये सभी संत गंगा में स्नान के लिए पर्याप्त जल की मांग कर रहे हैं। मुंबई के जहांगीर आर्ट गैलरी में लगे उद्धव ठाकरे के फोटो प्रदर्शनी में पहुंचे राज ठाकरे। राज ठाकरे ने उद्धव के फोटो प्रदर्शनी की जमकर तारीफ की।
उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे बेहतरीन फोटोग्राफर हैं। बिहार के राजगीर में 26,000 2 साल बाद भगवान बुद्ध के पद चिन्हों पर हजारों श्रद्धालुओं ने यात्रा की। बौद्ध श्रद्धालुओं ने गया जिले के जेठियन से लेकर राजगीर के वेणुवन तक 13 किलोमीटर की दूरी पैदल तय की। इस यात्रा में 15 देशों के लोग शामिल थे। यूपी के अलीगढ़ में भी एक मलाला सामने आई है। यहाँ एक युवती अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती है, लेकिन उसके ससुराल वाले उसे ऐसा करने से रोक रहे हैं। इस बंदिश से परेशान होकर युवती ने पुलिस में शिकायत कर दी है। और आपको बता दें कि उत्पीड़न से परेशान युवती पढ़ाई के लिए अपने पति से अलग रहने को भी तैयार है। फिलहाल पुलिस पति पत्नी के बीच समझौता करवाने में लगी हुई है। दमोह की स्कूली छात्राओं को आत्मरक्षा करने के गुर सिखाए जा रहे हैं। करीब 500 की संख्या में ये छात्राएं आत्मरक्षा करना सीख रही हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाना है। जोधपुर में आज राजस्थान टूरिज्म और जेट एयरवेज के सहयोग से 7वां इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। 3 दिन तक चलने वाले इस फेस्टिवल का शुभारंभ जोधपुर के पूर्व नरेश गज सिंह करेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चल रहे टेस्ट सीरीज का आखिरी मैच ड्रॉ हो गया है। आखिरी पारी में भारतीय टीम 7 विकेट के नुकसान पर 252 रन बना पाई है। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने 4 मैचों की सीरीज पर 2-0 से कब्जा कर लिया। रोहित शर्मा भी 39 रन ही बना पाए और मुरली विजय और विराट कोहली ने अच्छी साझेदारी करते हुए स्कोर की 150 के पार पहुंचाया। विजय 80 रन बनाकर आउट हुए। अर्धशतक के नजदीक पहुंचे विराट कोहली भी 4 रन से चूक गए। सुरेश रैना दूसरी पारी से बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। सिडनी टेस्ट में सुरेश रैना दोनों पारियों में 0 पर आउट हुए। सुरेश रैना के करीब 2.5 सालों के बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी हुई थी, लेकिन वो अपनी छाप नहीं छोड़ पाए। 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में भारतीय गेंदबाज का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। जिन गेंदबाजों से हमें वर्ल्ड कप 2015 में करिश्माई गेंदबाजी की उम्मीद है, उन्हीं गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलियाई पिचों पर जमकर रन लुटाए। भारतीय गेंदबाज 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में सिर्फ 2 पारी में मेजबान टीम को ऑल आउट कर पाए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के 3 मैचों में शमी ने 15 विकेट लिए। आर अश्विन के नाम 3 मैचों में 12 विकेट रहे। उमेश यादव ने 3 टेस्ट खेलकर 11 विकेट लिए, जबकि टीम के सबसे सीनियर गेंदबाज ईशांत शर्मा ने 3 मैचों में 9 विकेट लिए। वहीं वरुण एरॉन ने 2 मैचों में 5 विकेट चटके। भारत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस सीरीज में रनों की जमकर बरसात हुई है। इस सीरीज में 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में रनों का रिकॉर्ड टूट गया। सीरीज में दोनों टीमों ने मिलकर 5,870 रन बनाए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में पहले तो रोहित अच्छी शुरुआत के लिए तरसते दिखे और जब अच्छी शुरुआत मिली तो उसका फायदा उठाने में नाकाम रहे। रोहित ने इस टेस्ट सीरीज के 3 मैचों के 6 पारियों में लगभग 29 की औसत से 173 रन बनाए। भारत के खिलाफ 2-0 से सीरीज जीत में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीवन स्मिथ का अहम योगदान रहा। सिडनी टेस्ट के ड्रॉ होने के बाद कप्तान स्मिथ को मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज भी चुना गया। स्मिथ ने सीरीज में सबसे ज्यादा 769 रन बनाए हैं। सीरीज में दोनों कप्तानों ने सबसे ज्यादा रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया कप्तान स्टीवन स्मिथ ने जहां 128 की औसत से सीरीज में 769 रन बनाए, तो वहीं विराट कोहली ने लगभग 87 की औसत से 692 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज गंवाने पर विराट का हौसला पस्त नहीं हुआ है। विराट ने मैच के बाद कहा कि टीम ने पूरी सीरीज के दौरान ऑस्ट्रेलियाई टीम को कड़ी टक्कर दी। रिंचके रहाणे ऑस्ट्रेलियाई सीरीज में टीम इंडिया के लिए कई बार संकट मोचक बनकर उभरे हैं। सिडनी टेस्ट के आखिरी दिन भी रहाणे 2 घंटे से ज्यादा समय तक क्रीज पर टिके रहे और मैच ड्रॉ कराने में अहम भूमिका निभाई उन्होंने। अजहर और श्रीनाथ के बाद वीवीएस, लक्ष्मण और हरभजन सिंह भी वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की गेंदबाजी को लेकर चिंतित है। लक्ष्मण का मानना है कि भारत के लिए डेथ ओवर्स में गेंदबाजी अब भी चिंता का विषय बनी हुई है। रॉजर फेडरर ने अपने करियर की 999वीं जीत हासिल की है। हालांकि फेडरर के लिए पिछला साल कुछ खास नहीं रहा, लेकिन इस साल की शुरुआत में ही फेडरर ने ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली है। पहले ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट और भारतीय टीम के फील्डिंग कोच रह चुके माइक यंग ट्राई सीरीज और वर्ल्ड कप के दौरान ऑस्ट्रेलियाई टीम के फील्डिंग कोच बनाए जाएंगे।
चेन्नई ओपन में आज लिएंडर पेस और रॉबिन क्लासेन की जोड़ी फाइनल में पहुंच गई है। फाइनल में पेस और क्लासेन का मुकाबला जेन सुन लू और जोनाथन मारे से होगा। भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के नए कैप्टन विराट कोहली और उनकी गर्लफ्रेंड अनुष्का शर्मा का जलवा उनके प्रशंसकों के सिर चढ़कर बोल रहा है। बता दें, क्रिकेट और बॉलीवुड का संगम कही जा रही इस जोड़ी के ट्विटर फॉलोअर्स की संख्या 1 करोड़ के करीब पहुंच गई है। अपने बढ़ते फॉलोअर्स को देखते हुए अनुष्का ने भी अपने प्रशंसकों को इसके लिए धन्यवाद किया। अनुष्का ने ट्विटर पर अपनी एक तस्वीर पोस्ट कर समर्थन देने के लिए अपने सभी फॉलोअर्स का शुक्रिया अदा किया। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम की बहुचर्चित फिल्म एमएसजी की रिलीज से पंजाब में कानून व्यवस्था बिगड़ने के आसार है। सिख संगठन और इनेलो का प्रमुख छात्र संगठन इसका कड़ा विरोध कर रहा है। आपको बता दें कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पहले ही फिल्म को सिनेमाघरों में ना चलने देने का अल्टीमेटम दे चुके हैं। इससे डेरा समर्थकों, सिखों और इनेलो कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़पें होने के भी आसार हैं। अपना 41वां जन्मदिन मनाने के बाद बॉलीवुड के ऑलराउंडर एक्टर फरहान अख्तर अब अपने पापा और बॉलीवुड के मशहूर लेखक जावेद अख्तर की बर्थडे पार्टी की तैयारी में जुट गए हैं। गौरतलब है, जावेद अख्तर का जन्मदिन 17 जनवरी को है और इसके लिए फरहान अभी से प्लानिंग कर रहे हैं। फिल्म बेबी के कुछ एक्शन दृश्यों के लिए निर्देशक नीरज पांडे ने ऑक्टोकॉप्टर ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया है। इस कैमरे का इस्तेमाल खासतौर से अबुधाबी के रेगिस्तान में एक्शन सीन को फिल्माने के लिए किया गया है। इन दृश्यों को हॉलीवुड के मशहूर एक्शन निर्देशक सारल राफेली ने निर्देशित किया है। गौरतलब है, बेबी में अक्षय कुमार के अलावा तापसी पन्नू और अनुपम खेर मुख्य किरदार में नजर आएंगे और ये फिल्म 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। सुपरस्टार रजनीकांत की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म लिंगा के लॉस में जाने को लेकर फिल्म के प्रोडक्शन हाउस रॉकलाइन प्रोडक्शन ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है। फिल्म के प्रोड्यूसर वेंकटेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि फिल्म के घाटे में जाने की बात सिर्फ अफवाह है। वेंकटेश के मुताबिक कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स ने फिल्म को नुकसान पहुंचाने के मकसद से मार्केट में ऐसी अफवाह फैलाई है। वेंकटेश ने यह भी कहा कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। राजस्थान के माडावा में सलमान खान ने स्कूली बच्चों के साथ एक पूरा दिन गुजारा। सलमान की फिल्म बजरंगी भाईजान की शूटिंग फिलहाल इस इलाके में हो रही है और सलमान शूटिंग से वक्त निकालकर स्कूली बच्चों से मिलने गए। अरबाज खान अपनी फिल्म डॉली की डोली इन दिनों जोर शोर से प्रमोट कर रहे हैं। इस सिलसिले में मुंबई में फिल्म का म्यूजिक लॉन्च किया गया, जिसमें सोनम कपूर और मलाइका अरोड़ा खान भी मौजूद थी। फिल्म 23 जनवरी को रिलीज होगी। धोनी पर बन रही बायोपिक फिल्म के लिए हीरोइन की तलाश अभी शुरू नहीं हुई है। सुनने में आया है कि निर्देशक नीरज पांडे सुशांत सिंह राजपूत के किरदार को संवारने में इतने बिजी हैं कि उन्हें हीरोइन की कास्टिंग का वक्त नहीं मिल पा रहा। अरुण गवली पर बन रही बायोपिक फिल्म के लिए अर्जुन रामपाल पूरे गवली परिवार से मिले और एक गैंगस्टर से राजनेता बनने तक का गवली का सफर इस फिल्म में दिखाया जाएगा। मनोज वाजपेयी हंसल मेहता की अगली फिल्म अलीगढ़ में एक गे प्रोफेसर के किरदार में नजर आएंगे। ये फिल्म श्रीनिवास रामचंद्र नाम के एक प्रोफेसर की कहानी है, जिस पर समलैंगिकता के आरोप लगने के बाद उसकी नौकरी चली गई। मुंबई के वर्सोवा बीच पर आयुष्मान खुराना ने अपनी हीरोइन विभा पुरी संग फिल्म हवाई ज्यादा का प्रमोशन किया। प्रमोशन के लिए बीच पर एक बड़ा हवाई जहाज बनाया गया था। फिल्म शिवकर तलपड़े की जिंदगी पर आधारित है, जिन्हें हवाई जहाज उड़ाने वाले पहले भारतीय माना जाता है। मुंबई में गोल्डन अचीवर्स अवार्ड का भव्य आयोजन किया गया। कई दिग्गज अभिनेताओं समेत टीवी और मीडिया जगत के सितारों ने इस फंक्शन में शिरकत की। तो चलिए फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही।